G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत दुनिया के दिग्गज नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के साथ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर सुबह सभी नेताओं की अगवानी की। राजघाट पहुंचने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस और उनके अलावा कई राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पे पहुंचे थे। अब आपको देखिए 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत कर रहे हैं, राजघाट पर एक तरीके से उनका सम्मान उनका कर रहे हैं, सम्मानित उन्हें कर रहे हैं। और अलग अलग ये तस्वीरें हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दूसरी तस्वीर में ऋषि सुनक पूरे उत्साह के साथ, गर्मजोशी के साथ यहां पहुंचे, राष्ट्रपिता को नमन किया। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना तीसरी तस्वीर में, जो हमारे मेहमान देश, वो भी यहां पहुंची। और जॉर्जिया मेलोनी चौथी तस्वीर में, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं। और ये 5वीं तस्वीर जिसमें तमाम राष्ट्र के जो दिग्गज वो यहां पहुंचे और बापू को नमन किया, राष्ट्रपिता को नमन किया। तो राजघाट पर मेहमानों का प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। और ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों की। तो देखिए ये 5 तस्वीरें जो हैं वो आप इन्हें समझेंगे तो ये बहुत कुछ कहती है। पहली तस्वीर दुनिया के शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनका प्रधानमंत्री ने यहां पे स्वागत किया। और फिर दोनों नेताओं के चेहरे पे मुस्कान के साथ ये तस्वीर खींची। और कल से ही इस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज है वो दिखाई दे रही है। उसके बाद उन्होंने पीछे जो चित्र था उसके बारे में बताया, साबरमती के बारे में वहां पे बताया गया कि कैसे बापू की जो कुटिया है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से वो वहां पे अपना जीवन उन्होंने बिताया और कैसे वहां से निकल के दुनिया को एक संदेश दिया। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो ब्रिटेन, वो जिन्होंने कई सालों तक भारत पे हुकूमत की, आज उसी देश के प्रधानमंत्री नतमस्तक हैं भारत के आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गर्मजोशी से वो मुलाकात कर रहे हैं। और इसी तरीके से चूंकि सनातन प्रेम भी उनका सामने आया, वो अक्षरधाम मंदिर उससे पहले पहुंचे थे, वहां पे पूजा दर्शन किए और फिर वो यहां राजघाट पे भी उतने ही उत्साह के साथ नजर आए। तीसरी तस्वीर जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, वो यहां पे पहुंची और बापू को नमन किया, राष्ट्रपिता को नमन किया। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे पूरी दुनिया जिन उम्मीदों से निगाह लगा के भारत को देख रही है, निगाहों से देख रही है, वो उन उम्मीदों को कैसे पूरा कर रहा है। बहुत से संदेश इन तस्वीरों में छिपे हुए हैं। चौथी तस्वीर है जिसमें इटली की प्रधानमंत्री हैं और जॉर्जिया जो है वो प्रधानमंत्री ने उनका भी स्वागत किया और यहां पे पहुंची। इसी तरीके से अलग अलग राष्ट्र के जो प्रमुख थे वो यहां पे पहुंचे और इसी तरीके से उनको पहले उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री ने और फिर उन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया, श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन को समझा। तो ये 5 तस्वीरें हैं, लेकिन इसी तरह की कई और तस्वीरें भी सामने आई जो बता रही थी कि कैसे ये जो एक G20 का एक आयोजन है, भारत ने कैसे अपनी छाप दुनिया पे छोड़ी है और ये आयोजन दुनिया को नई दिशा देने वाला साबित होगा। और G20 समिट के लिए भारत आए विदेशी मेहमानों के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर होस्ट किया, जहां मेन्यू को भारत की परंपरा, रीति रिवाज और विविधता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन स्थल पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत G20 नेताओं और प्रतिनिधियों का स्वागत किया और डिनर में मेहमानों को भारतीय व्यंजनों का स्वाद भी चखाया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिनर की कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं और ये देखिए ये तस्वीरें हैं, इनको आप समझ सकते हैं कि वो राष्ट्र प्रमुख जो यहां पे पहुंचे वो भी कितने उत्साहित इस समिट को लेकर नजर आए। एक्सक्लूसिव ये वो तस्वीरें डिनर के दौरान की और इसमें अलग अलग राष्ट्र प्रमुख यहां पहुंचे, गर्मजोशी के साथ यहां पे सेल्फी ली गई, यहां तस्वीरें खींची गई, यहां पे खूब हंसी मजाक भी हुआ और चूंकि ऑफिशियली बातचीत के अलावा कुछ पर्सनल टॉक भी यहां पे अलग अलग नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की हुई
और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये आयोजन जो एक बड़ा मंच है G20 का, जिसने बहुत बड़े संदेश दुनिया को दिए हैं, ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं। देखिए ये दोनों तस्वीरें अगर आप अलग अलग तस्वीरों को देखेंगे तो हर राष्ट्र प्रमुख जो है उनके चेहरों पे मुस्कान नजर आई, उनके चेहरों पे उत्साह नजर आया और उतनी ही गर्मजोशी के साथ उनका यहां पे सम्मान किया गया, उनका स्वागत किया गया। और राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत 9 सितंबर को हो गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के पहले दिन सभी वैश्विक नेताओं का भारत की धरती पर स्वागत किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत दुनिया से वैश्विक विश्वास की कमी को विश्वास और निर्भरता में बदलने का आह्वान करता है। यह हम सभी के लिए एक साथ आगे बढ़ने का समय है। इस दौरान उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन की एक वीडियो ट्वीट की है। ये वो वीडियो जिसे प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, इसमें झलकियां अलग अलग हैं। PGII आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। This is a big deal. This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. We commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia. तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री ने वीडियो किया और इसमें समिट से जुड़ी हुई अलग अलग झलकियां हैं। कैसे इसमें सभी देशों की एक राय बनी, कैसे ये समिट जो है वो दुनिया को एक नया संदेश दे रहा है और कैसे जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनमें भी इसको लेकर काफी उत्साह नजर आया। प्रधानमंत्री के भाषण में कई बातों का जिक्र था और सबसे बड़ी बात ये कि भारत ने पहले ही दिन घोषणा पत्र पर आम सहमति बना ली। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की विदेश नीति का एक सफल उदाहरण है। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत मानी जा रही है और बहुत से संदेश इस समिट के जरिए दुनिया को देने का काम यह मंच कर रहा है। चूंकि अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने का श्रेय भी भारत को जा रहा है और उसके जरिए भी ना सिर्फ चीन बल्कि अफ्रीकी देशों का एक जो समूह है उसका भी भारत के प्रति जो अब नजरिया है वो बहुत सकारात्मक होगा। चूंकि भारत ने ये पहल की है, लगातार वो इसकी मांग कर रहा था, तो अब चूंकि अलग अलग समझौते इसमें किए गए, सहमति बनी है इस पर। ये तस्वीरें इस समिट की अलग अलग जो भारत की विरासत, भारत की संस्कृति और भारत की जो इतिहास है, भारत का जो मौजूदा वक्त है कि कैसे आज का भारत बदला हुआ है, जो चांद पे भी सफलतापूर्वक पहुंच रहा है, जो सूरज के लिए भी मिशन चला रहा है, जो G20 के जरिए एक सफल आयोजन के जरिए एक बड़ा संदेश भी दे रहा है कि कैसे चाहे आर्थिक मोर्चा हो या अलग अलग मोर्चों पे कैसे मिलकर साथ चलने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। यूपी कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर चर्चा हो रही है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद नई कार्यकारिणी पर चर्चा होगी। नई प्रदेश कार्यकारिणी में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने का प्रयास होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दिल्ली जाने से पहले तय होंगे नाम और यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय अध्यक्षों को नई भूमिका पर भी मंथन किया जाएगा। पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लोकसभा टिकट मिलना संभव है। उनके अलावा नकुल दुबे को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है और पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष योगेश दीक्षित को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की तैयारी है। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के कार्यकाल के कई चेहरे भी शामिल होंगे। 11 और 12 सितंबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ये बैठक करने वाले हैं और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कैसे अपनी जमीन तलाशने के लिए की कोशिश कर रही है, इसको इसी से समझा जा सकता है कि पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, अजय राय को यहां की कमान दी गई और उसके बाद
अब वो लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लगातार पार्टी नेताओं से मिल रहे हैं, कैसे संगठन का विस्तार किया जाए, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और कैसे कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में मजबूत की जाए, इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। तो 14 सितंबर को दिल्ली जाएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और यूपी कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। इसको लेकर अब मंथन होगा, समीक्षा होगी और कुछ नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो नई प्रदेश कार्यकारिणी में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश होगी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दिल्ली जाने से पहले नाम भी तय हो जाएंगे। संदीप मिश्रा इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। संदीप, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, अब कुछ नए लोगों को नई जिम्मेदारियां देने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां लगातार तैयारियां कर रही। वहीं अगर कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार तैयारी करे, यानी कि नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन के बाद से लगातार अब जो है नए गठबंधन नीतियों को लेकर के लगातार जो है चर्चाएं चल रही हैं। यानी संगठन को मजबूत करना चाह रही कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर के, और जो 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए थे उन 6 प्रांतीय अध्यक्षों को एक बार फिर से उसी पैनल में लाने की तैयारी कर रही। यानी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो जो नकुल दुबे हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। साथ ही साथ में जो रोहित दीक्षित हैं उनको पार्टी कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जो है ऐसे अपने कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ी हो रही है, कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ी होकर के समीकरणों को एक साथ लाना चाह रही, चाहे वो ब्राह्मण समीकरण हो या फिर चाहे मुस्लिम कैंडिडेट हो, सभी को एक साथ ला करके जो है एक नए रूप के साथ में उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में तैयारी करने में लगी हुई है। साथ ही साथ में यानी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी तैयारियां कर रही है, उसके साथ माना जा रहा है कि आने वाले समय लोकसभा के चुनाव को लेकर के कितनी एक्टिव होगी। इसके साथ साथ नए समीकरण क्या बनते हैं, नए गठबंधन को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को तलाशने में लगी हुई है और उत्तर प्रदेश में नए समीकरण, नए लोगों के साथ में उतरना चाहती है, यूथ को सबसे ज्यादा अपने साथ लाना चाहती है। इसके साथ साथ जो दलित हैं उनको साथ लाना चाह रहे, मुस्लिम कैंडिडेट है उनको साथ ला करके एक नए रूप के साथ में, नई टीम के साथ से खड़ा होना चाह रही है। बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो अब कांग्रेस लगातार यहाँ पे एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है और यूपी कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर अब चर्चा तेज हो चुकी है। तो अजय राय को जब से जिम्मेदारी दी गई है तब से लगातार वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। खबर लखनऊ से है, जहां लोकसभा की 50 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी का फोकस है और बीजेपी से कम मतों से चुनाव हारने वाली सीटों पर रणनीति बन रही है। 2019 में बीएसपी के खाते में गई 38 सीटों पर भी समाजवादी पार्टी की तैयारी है और यूपी की 80 में से 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी तैयारी में जुटी हुई है। यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर अंदर खाने मंथन जारी है। तो लोकसभा की 50 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी का फोकस है और बीजेपी से कम अंतर से हारने वाली सीटों पर रणनीति बन रही है। संदीप इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। संदीप, समाजवादी पार्टी की आप नजर अगर बात करें तो लोकसभा की 50 से ज्यादा सीटों पर है, जिसमें पिछली बार कम अंतर से हार हुई थी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी लगातार उन सीटों पे मंथन कर रही है जहां पर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर के जब बसपा के साथ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो उस समय कितने अंतर आए थे। यानी कि बसपा और सपा जब एक साथ आई थी उसके बाद से कोई ऐसी सीटें थी जहां पर उनके अंतर जो है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कम हुए थे, यानी कि कुछ अंतर थे। तो लगभग 50 ऐसी सीटें हैं जहां पर जो है समाजवादी पार्टी उन पर फोकस कर रही है, उन पर पूरी तरीके
से जोर दे रही, वहां पर चुनाव प्रचार तेज करेगी और ऐसे उम्मीदवारों को वहां पे उतारेगी कि जो जीत करके उनकी ताकत को आगे बढ़ा सके। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है वो पूरी तरीके से जो है वो 50 सीटों पर निर्भर कर रहा है। यानी कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ में आते हैं तो इंडिया गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा होगा उसके बाद से चीजें क्लियर होंगी कि आखिर समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें उनके खेमे में आ रही हैं। यानी कि उनके खेमे में अगर 50 सीटें आती हैं तो 50 वो सीटें होंगी जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जो कम अंतर से जीते थे और कम अंतर से हारे थे, वहां पर उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। यानी कि साफ है कि जो बसपा में जो 10 सीटें गई हुई थी उन सीटों पर भी सबसे ज्यादा जोर होगा। यानी कि साफ है कि जो 2019 में हुए गठबंधन में बसपा को 10 सीटें मिली थी तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें मिल पाई थी। लेकिन ऐसे में अब समाजवादी पार्टी जब बसपा के साथ में नहीं आएगी, गठबंधन में नहीं रहेगी, तो इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी, तो अगर उनको अगर 50 सीटें अगर मिलती हैं तो वो 50 सीटें होंगी जहां पर उनकी फोकस सबसे ज्यादा होगा, जहां पर उनके उम्मीदवार ने पिछले लोकसभा चुनाव में एक अच्छी पारी खेली थी, अच्छी जिताऊ पारी खेली थी, उन सीटों पर लेकर के मंथन करने में इरादे में संदीप जानकारी के लिए। बिल्कुल उन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं मंथन होगा। बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है जहां पंडित गोविंद बल्लभ पंत को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण किया। लोक भवन परिसर में प्रतिमा पे माल्यार्पण किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान भी दिया कि पंत जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की आधारशिला रखी और बल्लभ पंत जी को श्रद्धांजलि उन्होंने दी, श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने पूरा जीवन देश को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने देश की सुरक्षा मजबूत की और पंत जी देश के गृह मंत्री भी रहे। इस बात का जिक्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को स्मरण करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में हुआ था। उच्च शिक्षा अर्जित करने के दौरान ही देश के स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय सहभागिता निभाई थी। इस दौरान अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए स्वतंत्र भारत में और देश के अंदर प्रथम चुनाव के उपरांत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास की एक आधारशिला रखी। महान स्वतंत्रता खबर लखनऊ से जहां डेंगू के नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। 4 घरों के मकान मालिकों को नोटिस दिया गया है। इंदिरा नगर चिन्हट में 3 डेंगू के मरीज मिले हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 435 घरों और आसपास का सर्वेक्षण भी किया है। डेंगू के बढ़ते हुए मामले प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां भी बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।